नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मचे बवाल से। हम बात कर रहे हैं डीयू के रामजस कॉलेज की। आज यहां एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए। दिन भर कॉलेज में बवाल चलता रहा। उसके बाद रात के वक्त मॉरिस नगर थाने के बाहर भी एक बार फिर से दोनों गुटों के छात्र आपस में भिड़े। दोनों छात्र संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में लड़ाई करने पर आमादा थे। पुलिस ने भी बीच बचाव किया और आखिरकार दोनों गुटों को अलग किया गया। हमारे संवाददाता अंकित यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, दोनों ही गुटों का ये दावा है कि हमारे साथ गुंडागर्दी हुई। क्या पुलिस ने कोई केस किया है? देखिए पद्मजा, ज्वाइंट सीपी मौके पर आए, दोनों गुटों को एक दूसरे से अलग कराया क्योंकि दोनों गुट हटने को तैयार नहीं थे। जमकर आपस में मारपीट कर रहे थे। भारी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद दोनों गुटों को अलग किया गया। अभी की स्थिति ये है कि यहाँ से सभी पुलिसकर्मियों ने जो लेफ्ट के थाने के बाहर बैठे थे उनको बस में बैठाकर यहाँ से हटा दिया गया है। आगे पुलिस का कहना है कि अब दोनों की शिकायत पर केस दर्ज किया जाएगा और कल लेफ्ट के जो स्टूडेंट यूनियन है वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर जमकर मारपीट हुई। सैकड़ों स्टूडेंट सड़क पर उतर आए और जिसके बाद ये जमकर हंगामा हुआ। तो ये बवाल आने वाले कुछ दिनों में भी चलेगा। फिलहाल अंकित, सारी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर अब यूपी से, जहां इसी से जुड़ी हुई एक खबर देखते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल शुरू क्यों हुआ। एक सेमिनार में जब उमर खालिद को बुलाया गया तो एबीवीपी ने उस पर आपत्ति क्यों जताई। डीयू का रामजस कॉलेज बुधवार को छात्रों के जंग का अखाड़ा बन गया। एक तरफ एबीवीपी के छात्र थे तो दूसरी तरफ आइसा और दूसरी लेफ्ट पार्टियों के समर्थक छात्र। दोनों गुटों के बीच झड़प का अंदेशा पहले से था, इसलिए पुलिस भी मौके पर तैनात थी। लेकिन पुलिस की यह तैनाती काम नहीं आई और कुछ ही मिनटों में दोनों गुट भिड़ गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर लात घुसते चलाए। पीटने और पीटने का यह सिलसिला छात्र और छात्राओं के बीच बराबर था। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो कुछ छात्र पुलिस वालों से भी भिड़ गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों गुटों को अलग किया और छात्रों को शांत करने की कोशिश की। और मैं कहना चाहूंगा, अगर ये देशविरोधी नारे अगर जेएनयू में डीयू में लगाना चाहते हैं तो आज के बाद इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी और ना डीयू के छात्र कभी ऐसा इनका होने देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ये जेएनयू नहीं है जहाँ पे वामपंथी लोग खुलेआम कश्मीर की आजादी के नारे लगाएंगे। रामजस कॉलेज में यह हंगामा जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शेहला राशिद को एक सेमिनार में बुलाने को लेकर शुरू हुआ था। एबीवीपी के विरोध के बाद मंगलवार को यह सेमिनार रद्द कर दिया गया। सेमिनार रद्द करने का विरोध करने के लिए आइसा और दूसरी लेफ्ट पार्टियों के छात्रों ने रामजस कॉलेज पर मार्च निकाला तो एबीवीपी के छात्र भी वहां पहुंच गए। हंगामा खत्म होने के बाद एहतियात के तौर पर रामजस कॉलेज के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। हालात काबू में तो आ गए, लेकिन इस वाकये ने कैंपस का माहौल जरूर खराब कर दिया। अंकित यादव, दिल्ली आज तक। बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां चुनाव में स्कैम, कब्रिस्तान, शमशान और गुजरात के गधे के बाद अब कसाब की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चौरी चौड़ा में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा कि यूपी को कसाब से मुक्ति चाहिए। शाह ने इसका अर्थ भी बताया और कहा कि क से कांग्रेस, स से समाजवादी पार्टी और ब से बसपा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, क से है कांग्रेस पार्टी, स से है समाजवादी पार्टी और ब से है। ये जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला।
उधर पीएम मोदी के शमशान कब्रिस्तान वाले बयान पर बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर तीखा वार किया है। सुनिए दोनों का बयान। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बाकी पार्टियों से भी क्या प्रतिक्रिया आई है। देखिए, शमशान वो क्यों कह रहे हैं? शमशान के लिए तो आपको अपने लोगों को बीच में सतर्क करने की जरूरत है। जब शमशान की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 150 पहले मारे हैं, अब पता नहीं कितने मरने वाले हैं, क्या योजना है उनकी, ये पता ही नहीं। किसी को कुछ ना कुछ गंभीर योजना होगी, वरना गांव गांव में एक प्रधानमंत्री शमशान क्यों बनवाएगा? वो शमशान की जगह कहेगा अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, लोगों को बच्चों पढ़ाने का इंतजाम करो। वो तो कह रहे हैं कि गाँव गाँव में शमशान बनवाना है। तो वो शमशान बनाने की जब योजना बना रहे हैं तो कोई बड़ी योजना उनके मन में है। आज उनको इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना पड़ रहा, खबरस्तान, शमशान। प्रधानमंत्री की ज़बान से इंसानियत, ज़िंदगी के अल्फाज निकलने की ज़रूरत है। खबरस्तान और शमशान कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ, इंसान है, हम सबको दुनिया से जाना है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर ये बताइए कि आपने 400 जो कैंडिडेट खड़ा किया उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, वो भेदभाव नहीं है। फिर आप दिवाली और रमज़ान, शमशान, खबरस्तान की बात करते तो 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो क्या हुआ वहाँ पर? कोई दिवाली थी या कोई रमज़ान था? तीसरी बात यह है कि भेदभाव नहीं होने की बात करते हैं, तो फिर आप स्लॉटर हाउसेस क्यों बंद करना चाहते? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए कल यानी कि 23 फरवरी को मतदान होगा। 12 जिलों के 53 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में कुल 680 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर में प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। चौथे चरण में 19,487 मतदान केंद्रों पर कुल 1,84,35,000 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल कर पाएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया 360। बात करते हैं अब बिहार की राजनीति में मची खलबली की। वजह एक संगीन आरोप जो लगा है कांग्रेस के एक बड़े नेता पर। एक नाबालिग दलित लड़की ने कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। नाम ब्रजेश कुमार पांडे, आरोप से पहले तक प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष। नाम निखिल प्रियदर्शी, पूर्व आईएएस के साहबजादे। नाम पर मत जाइए, कारनामे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक सफेद पोश है तो दूसरा पूर्व नौकरशाह का कारोबारी बेटा। इन दोनों पर बिहार में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने का सनसनीखेज आरोप है। अपने बाजू पर चोट के निशान दिखा रही नाबालिग दलित लड़की के आरोपों ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। लड़की ने कांग्रेस नेता ब्रजेश कुमार पांडे और कारोबारी निखिल प्रियदर्शी पर यौन शोषण का आरोप लगाने के अलावा सेक्स रैकेट चलाने का गंभीर इल्जाम लगाया है। संजीव शर्मा, ब्रजेश पांडे, निखिल, ये तीनों ही मिलकर सेक्स रैकेट चलाते थे। लड़कियां सप्लाई करने का काम किया करते थे। शिकायत करने वाली लड़की खुद कांग्रेस के ही दलित नेता की बेटी है। 2.5 महीने पहले उसने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई की तो छोड़िए, एसआईटी के इल्जामों को सही पाने पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। डीजी का जो बेटे प्रत्युष ठाकुर हैं, वो निखिल के बहुत क्लोज फास्ट फ्रेंड हैं, जिसके कारण हमारा भी ये केस अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और प्रभावित हो रही है। उधर सेक्स रैकेट में नाम आने के बाद कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे को प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस नेता के रैकेट में फंसने पर सियासी पारा उबाल मार रहा है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया। अब प्रशासन भी कार्रवाई की बात करने को मजबूर है। दर्शी की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही रसूखदार आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। वक्त हो गया एक और ब्रेक का। बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया 360। आप देख रहे हैं इंडिया 360। आप सोचिए, आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं, आप पैसे निकालें और जितने भी नोट आपके पास निकले वो सब के सब चूरन वाले नोट हों, तब आप क्या करेंगे? सुनकर हैरानी होती है, मगर ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली के एक शख्स के साथ। खबर सामने आई तो वित्त मंत्रालय ने आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अब जवाब मांगा है।
पहली नजर में आपको ये गुलाबी नोट असली लगेंगे, मगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस पर लिखा हुआ है चूरन लेबल। साथ ये भी कि मैं धारक को 2000 का कूपन अदा करने का वचन देता हूं। हैरानी इस बात की नहीं है कि ये चूरन वाले नोट हैं, बल्कि हैरानी यह है कि चूरन से निकलने वाले नोट SBI के इस ATM से निकले हैं। घटना 7 फरवरी की है। संगम विहार के रहने वाले रोहित ने पास के ही SBI के ATM से 8000 रुपए निकाले। इनमें से 2000 के 4 नोट निकले और सारे नोट चिल्ड्रन बैंक वाले थे। वहाँ से मैंने 8000 रुपये विड्रॉ किए थे, जिसमें से मेरे को सर 4 नोट 2-2 रुपए के निकले थे और जो कि नकली थे। इसमें लिखा था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, बच्चों की सरकार, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था। उसका पेपर भी अलग था और ओरिजिनल नोट से साइज में भी छोटा था, लंबाई चौड़ाई में भी छोटा था। चूरन वाला नोट पाकर रोहित पसीना पसीना हो गए। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। जो नोट निकले थे क्या वो नकली निकले थे? हाँ, नकली निकला था। 2-4 नोट नकली निकल रहा था, हमारे सामने ही निकले था। दूसरा गार्ड था। अच्छा, तो क्या कौन से नोट थे? चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा था उस पर? हाँ, चिल्ड्रन बैंक, हमने नोट नहीं देखे थे, लेकिन चिल्ड्रन बैंक इंडिया लिखा हुआ था। अब सवाल यह है कि बैंक के अधिकारियों ने बगैर देखे सुने क्या ATM में पैसे डलवाए या फिर ATM में नोट डालने वालों का इसमें किसी तरह का रोल है? सवाल तमाम है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।